हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, ऊर्जा संरक्षण या एनर्जी कंजर्वेशन का जो 8वां चैप्टर है उसका टाइटल है अपशिष्ट से ऊष्मा प्राप्ति एवं सह उत्पादन, अंग्रेजी में जिसको हम कहते हैं वेस्ट हीट रिकवरी एंड कोजनरेशन। तो ये पूरा चैप्टर आज के इस वीडियो में हम फिनिश करेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। आपको जो काम करना है वो नोटबुक और पेन को सामने रखना है। जो मैं कॉन्सेप्ट आपको लिखवा रहा हूँ तो उसको पढ़ने समझने के साथ साथ में अपनी कॉपी में नोट भी करते चलना है, ताकि यही नोट्स आपके परीक्षा में रिवीजन के दृष्टिकोण से काम आ सकें। इसके साथ साथ में आगे चलकर चाहे आप हायर एजुकेशन में जाएँ या किसी भी फील्ड में जाएँ, उसमें ये नॉलेज किसी न किसी रूप में आपके काम जरूर आने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम जो हम करते हैं, सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस अगर आप देखें तो इसमें पूरे सिलेबस को छोटे से दो उसमें सेक्शंस में बटा हुआ है। पहला देखिए 8.1 है कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी, यानी वेस्ट हीट रिकवरी है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण क्या है, और उसके बेनिफिट्स यानी कि लाभ क्या हैं, इसके बारे में बताना है। और दूसरा वाला जो आपका है वो है 8.2, जो कि है कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ कोजनरेशन सिस्टम, यानी कोजनरेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है और इसके प्रकार क्या हैं। तो इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से समझने के लिए मैंने दो प्रश्नों में पूरे दोनों सेक्शन को बांट दिया है। पहला है अपशिष्ट से ऊष्मा प्राप्ति के लिए और दूसरा है आपका कोजनरेशन या सह उत्पादन से संबंधित। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले अपशिष्ट से ऊष्मा प्राप्ति, इसका कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। बच्चों, आपको पता है कि जैसे किसी भी इंडस्ट्री में, उद्योग में मान लीजिए दहन हो रहा है, कहीं पर मान लीजिए कंबशन हो रहा है, तो आपको पता है फ्लू गैसेस निकलती हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको चिमनी के थ्रू वो बाहर वायुमंडल में छोड़ देते हैं। लेकिन आपको पता है कि उन फ्लू गैसेस में बहुत सारे ऊष्मा होती है, गर्म होती है। तो जब वो वायुमंडल में जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे वायुमंडल को गर्म करती है, उसको प्रदूषित करती है। तो ये कहा जा रहा है कि जो वेस्ट हीट है जिसको हम वायुमंडल में फेंक रहे हैं, उसको यदि हम किसी प्रकार से तकनीक अपना करके कैप्चर कर लें तो उसका प्रयोग अन्य उपयोगों में लाया जा सकता है, जैसे पानी गर्म करने के लिए, और उस गर्म पानी का कहीं और हम उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भाप बनाने के लिए या इसी तरीके की और अन्य आवश्यकताएं, जहां पर जैसे कोई ठंडे प्रदेश जगह है तो वहां पर गर्मी प्रदान करने के लिए इस तरीके से रूम को या बिल्डिंग को गर्म करने के लिए इस तरीके की आवश्यकताओं को हम पूरा कर सकते हैं। एक और सिंपल सा उदाहरण हम घरों में समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए घरों में हमने चूल्हा जलाया, लकड़ी लोग जलाते हैं, तो उसके आपको पता है कि वो वेस्ट बहुत सारी ऊष्मा निकल करके बाहर चली जाती है। तो उसी ऊष्मा को यदि हम सोचे कि पकड़ करके यानी कि उसको कैप्चर करके किसी अन्य रूप में हम प्रयोग कर लें, उपयोग में लाएं, तो उसको कहेंगे हम वेस्ट हीट रिकवरी। यानी वेस्ट यानी अपशिष्ट ऊष्मा थी, उसको हमने रिकवर किया यानी पुनः प्राप्त किया और किसी अन्य उपयोग में ले आए। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब आप इसको समझ गए होंगे। तो प्रश्न मैंने ये बनाया है कि अपशिष्ट से ऊष्मा प्राप्ति की अवधारणा को समझाना है, कॉन्सेप्ट को, इसका वर्गीकरण करना है और अपशिष्ट से ऊष्मा प्राप्ति के लाभ भी बताना है कि इसके बेनिफिट्स या एडवांटेजेस क्या हैं। इसके कॉन्सेप्ट को मैंने समझा दिया है, फिर बता देता हूं। वेस्ट हीट रिकवरी, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं WHR, यानी वेस्ट हीट रिकवरी। वेस्ट मतलब होता है व्यर्थ, हीट मतलब होता है ऊष्मा, रिकवरी मतलब होता है प्राप्ति, किसी चीज को प्राप्त करना, यानी जो वेस्ट ऊष्मा या व्यर्थ ऊष्मा जा रही थी उसको पुनः प्राप्त करके उपयोग में लाना। तो वेस्ट हीट रिकवरी औद्योगिक प्रक्रियाओं या ऊर्जा रूपांतरण प्रणालियों में उत्पन्न अतिरिक्त ऊष्मा को प्राप्त करके उपयोग करने की प्रक्रिया है। तो बिल्कुल सिंपल सा है। तो वेस्ट हीट रिकवरी WHR क्या है? औद्योगिक प्रक्रियाओं या जहां पर ऊर्जा रूपांतरण जो सिस्टम्स या प्रणालियां हैं उनमें उत्पन्न अतिरिक्त ऊष्मा को प्राप्त करके उसमें उसको उपयोग करने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं वेस्ट हीट रिकवरी, यानी कि अपशिष्ट ऊष्मा प्राप्ति। क्लियर है? तो इस अवशिष्ट ऊष्मा को पर्यावरण में फैलने देने के बजाय जो हम पर्यावरण में छोड़ दे रहे हैं, इसे प्राप्त किया जाता है यानी कैप्चर किया जाता है, तथा इसका उपयोग बिजली विद्युत उत्पादन में, भाप बनाने में या गर्म पानी जैसी उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी उसका किसी न किसी रूप में उपयोग कर लिया जाता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके वर्गीकरण की अगर हम बात कर लेते हैं तो वेस्ट हीट रिकवरी वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी दो होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष वेस्ट हीट रिकवरी होता है यानी डायरेक्ट वेस्ट हीट रिकवरी, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष वेस्ट हीट रिकवरी यानी इनडायरेक्ट वेस्ट हीट रिकवरी। तो पहला प्रत्यक्ष वेस्ट हीट रिकवरी का मतलब यह है कि जो भी हम व्यर्थ ऊष्मा या वेस्ट हीट प्राप्त करें उसका सीधे किसी उसमें अनुप्रयोग में या उपयोग में ले आए, जैसे पानी गर्म कर लें, भाप बना लें, मतलब किसी अन्य तरीके से उसको हम प्रयोग में ना लाएं। जैसे अप्रत्यक्ष में आ जाएगा कि पहले हम जो अपशिष्ट ऊष्मा मिल रही है उससे बिजली बनाएं, फिर बिजली से कोई अन्य कार्य करें। तो इस तरीके से नहीं, प्रत्यक्ष में क्या होता है, सीधे हम उसको उपयोग में ले आते हैं डायरेक्ट, बिना किसी इंटरमीडिएट प्रोसेस के। तो इसमें प्रत्यक्ष वेस्ट हीट रिकवरी क्या होगी, इसमें बिना किसी मध्यवर्ती रूपांतरण प्रक्रिया के अपशिष्ट ऊष्मा का सीधे उपयोग किया जाता है। व्यर्थ ऊष्मा का उपयोग हीटिंग के लिए अनुप्रयोगों में, यानी जहाँ पे गर्म करने की आवश्यकता है, दहन वायु को पहले से गर्म करने में, प्री हीटर आपने पढ़ा होगा, जो बच्चे हैं वो जानते होंगे, यानी प्री हीटर में पहले से यही गर्म वायु का प्रयोग करके उसको और ज़्यादा गर्म कर लिया जाता है, तो उससे इफिशिएंसी यानी दक्षता बढ़ती है। या विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भाप पैदा करने के लिए किया जाता है। तो प्रत्यक्ष वेस्ट हीट रिकवरी क्या होती है, ऐसी वेस्ट हीट रिकवरी जिसमें बिना किसी इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती रूपांतरण के सीधे उपयोग कर लिया जाता है। सीधा उपयोग पानी गर्म करने में कर सकते हैं, भाप बनाने में कर सकते हैं, या दहन वायु जो होती है उसको गर्म करने के लिए जैसे प्री हीटर में हम करते हैं उसमें कर सकते हैं। जो अप्रत्यक्ष वेस्ट हीट रिकवरी या इनडायरेक्ट वेस्ट हीट रिकवरी होती है, इसमें क्या करते हैं, अपशिष्ट ऊष्मा को ऊर्जा के दूसरे रूप में जैसे विद्युत में या बिजली में परिवर्तित कर लेते हैं। इसका तो इस तरीके के इसमें साइकिल आते हैं, जैसे ऑर्गेनिक रैंकिन साइकिल कहते हैं, ORC, कलीना साइकिल होता है, थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं। ये तकनीकों का उपयोग व्यर्थ ऊष्मा को प्रयोग करने योग्य शक्ति में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। यानी इन साइकिल्स का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, व्यर्थ ऊष्मा से हम क्या बना सकते हैं, बिजली या विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, और फिर विद्युत का हम फर्दर उपयोग आगे कर सकते हैं, चाहे घरों में चाहे पर इंडस्ट्री में। तो इस तरीके से दो आपने पढ़े वेस्ट हीट रिकवरी का जो वर्गीकरण है वो क्या है, दो है, एक तो प्रत्यक्ष वेस्ट हीट रिकवरी, डायरेक्ट वेस्ट हीट रिकवरी, और दूसरा है अप्रत्यक्ष वेस्ट हीट रिकवरी यानी इनडायरेक्ट वेस्ट हीट रिकवरी। अब वेस्ट हीट रिकवरी के लाभ क्या हैं, यानी बेनिफिट्स ऑफ वेस्ट, जो ऊष्मा हम अपशिष्ट से जो ऊष्मा हम प्राप्त कर रहे हैं, ऊष्मा का उसका उपयोग कर रहे हैं, उसके क्या क्या लाभ, उसमें ऊर्जा दक्षता में एक तो वृद्धि होगी, इंक्रीज्ड एनर्जी इफिशिएंसी, पैसे की बचत होगी, भाई हम पानी गर्म कर ले रहे हैं फ्री में, उसी का उपयोग करके भाप बना के बिजली पैदा कर ले रहे हैं, और गर्मी पैदा करने के लिए कर ले रहे, मान लीजिए ठंड में या ठंडे प्रदेशों में कोई ऐसी जगह है, तो ये सब उस ऊर्जा दक्षता में वृद्धि तो कर रहे हैं, पैसे की बचत हो रही है, पर्यावरण संरक्षण में मदद मिल रही है। आप जो पर्यावरण में ऊष्मा छोड़ दे रहे हैं, अपशिष्ट ऊष्मा, उससे पर्यावरण गर्म हो रहा है, उससे प्रदूषण फैल रहा है, तो पर्यावरण संरक्षण में मदद मिल रही है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, संसाधन संरक्षण में रिसोर्स कंजर्वेशन हो रहा है, जो रिसोर्सेस हमारे व्यर्थ जा रहे थे उनका हम संरक्षण कर रहे हैं, पुनः उपयोग कर ले रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, संसाधन संरक्षण यानी रिसोर्स कंजर्वेशन में भी हेल्प मिल रही है। प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन में मदद मिलती है, जो भी प्रोसेस या प्रक्रियाएं हैं उनका ऑप्टिमाइजेशन होता है, सरकारी नियमों का अनुपालन होता है, गवर्नमेंट रूल्स कंप्लायंस, गवर्नमेंट नियम बहुत सारे बनाए रहती है इंडस्ट्रीज में कि धुआं और कंबसन, इतना ऊष्मा नहीं जाना चाहिए, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होना चाहिए, तो उन वो जो नियम सरकारी बने होते हैं उनका अनुपालन करने में मदद मिलती है। इसके अलावा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ यानी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस भी प्राप्त होते हैं अन्य की तुलना में। जब दक्षता में वृद्धि होगी, पैसे में आपकी बचत होगी, हर तरह से लाभ होगा, तो प्रतिस्पर्धात्मक रूप से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये 7 मुख्य बिंदु हैं जिनसे आप वेस्ट हीट रिकवरी या फिर अपशिष्ट ऊष्मा प्राप्ति के लाभों का आप वर्णन कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक आ गया कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ को जनरेशन सिस्टम। तो इसको मैंने प्रश्न के रूप में बना लिया है कि सह उत्पादन प्रणाली की अवधारणा को समझाइए। सह उत्पादन प्रणाली कितने प्रकार की होती है? को जनरेशन को कहते हैं सह उत्पादन। तो इसका पहले अर्थ समझ लेते हैं बिना शब्दों पे जाए। को जनरेशन का मतलब सह उत्पादन, सह उत्पादन का मतलब साथ साथ उत्पादन, मतलब ऐसे दो चीजें जिनका साथ साथ उत्पादन हो रहा होगा। जैसे जहां पर हम बिजली उत्पादन या विद्युत उत्पादन कर रहे हैं, उसी के साथ में यदि ऊष्मा का भी उत्पादन करें तो और उसका प्रयोग कहीं करें, जैसे पानी गर्म करने के लिए या कुछ और करने के लिए, तो उसको सह उत्पादन बोलेंगे। नाम से ही पता चल रहा है, मतलब साथ साथ उत्पादन किसका? विद्युत का और ऊष्मा का, तो उसको कहेंगे सह उत्पादन यानी कि को जनरेशन। इस कॉन्सेप्ट से, इस एक लाइन से बिल्कुल सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। को जनरेशन मतलब सह उत्पादन। सह उत्पादन नाम से पता चल रहा है साथ साथ उत्पादन किसका? विद्युत का भी साथ में, और उसके साथ में किसका उत्पादन? ऊष्मा का।
तो कोजनरेशन को हम क्या कहते हैं, कंबाइंड हीट एंड पावर, CHP, कंबाइंड हीट। कंबाइंड मतलब होता है संयुक्त, हीट मतलब ऊष्मा, पावर मतलब शक्ति। मतलब ये कंबाइंड यानी संयुक्त ऊष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कोजनरेशन कहलाता है। तो इसको CHP के रूप में भी जाना जाता है, अर्थात ऐसी प्रणाली जिसमें एक ही ऊर्जा स्रोत से एक साथ प्रयोग करने योग्य ऊष्मा तथा विद्युत दोनों उत्पन्न हो। जैसे कहीं पर हम कोयला जला रहे हैं, जैसे जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, हमने कोयला जलाया तो एक ही एनर्जी सोर्स है हमारे पास, लेकिन हमने उससे विद्युत उत्पादन की, विद्युत उत्पादन तो हो ही रहा है, और विद्युत उत्पादन के साथ साथ में हमने ऊष्मा प्राप्त करके अपशिष्ट से उसमें हमने क्या कर लिया, भाप बनाने या फिर पानी गर्म करने या कोई अन्य इस तरीके की जो उपयोगिताओं में उपयोग ला लिया, तो वो क्या हो गया, सह उत्पादन हो गया। तो कोजनरेशन को कंबाइंड यानी संयुक्त ऊष्मा और पावर यानी कंबाइंड हीट एंड पावर CHP के रूप में जाना जाता है, अर्थात ऐसी प्रणाली जिसमें एक ही ऊर्जा स्रोत से एक साथ प्रयोग करने योग्य ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का उत्पादन होता है या दोनों उत्पन्न होते हैं। तो सह उत्पादन के पीछे की अवधारणा अपशिष्ट ऊष्मा को प्राप्त तथा उपयोग करके दक्षता को अधिकतम करना है यानी इफिशियंसी को बढ़ाना है। प्राथमिक ऊर्जा स्रोत जैसे कि प्राकृतिक गैस हो गया, बायोमास हो गया या औद्योगिक प्रक्रियाओं से अपशिष्ट ऊष्मा का उपयोग विद्युत और तापीय ऊर्जा दोनों का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जो अधिक टिकाऊ यानी सस्टेनेबल, लंबे समय तक चलने वाले और दक्ष ऊर्जा समाधान प्रदान करता है। अब बात आती है सह उत्पादन यानी कोजनरेशन प्रणाली के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोजनरेशन सिस्टम। पहला होता है स्टीम टरबाइन कोजनरेशन। स्टीम टरबाइन कोजनरेशन में नाम से ही पता, स्टीम टरबाइन मतलब भाप टरबाइन, तो इसमें विद्युत उत्पादन के लिए भाप टरबाइन का प्रयोग किया जाता है तथा ताप अनुप्रयोगों या औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए टरबाइन से निकलने वाली भाप का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या है, ये वाला जो कोजनरेशन सिस्टम स्टीम टरबाइन कोजनरेशन क्या होता है, इसमें स्टीम टरबाइन या भाप टरबाइन का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए करते हैं और उससे जो अवशिष्ट ऊष्मा निकलती है, अपशिष्ट ऊष्मा वेस्ट जो हीट निकलती है, उसका प्रयोग हम क्या करते हैं, भाप बनाने के लिए या अन्य जो गर्म पानी करने के लिए या अन्य उपयोगिताओं में हम लाते हैं, तो स्टीम टरबाइन कोजनरेशन कहते हैं। दूसरा है गैस टरबाइन कोजनरेशन। नाम से पता चल रहा है कि इसमें विद्युत उत्पादन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, गैस टरबाइन का। और गैस टरबाइन से जो गैसें निकलती हैं, फ्लू गैसेस या निकास गैसें, उनका प्रयोग हम ताप उद्देश्यों के लिए करते हैं, पानी गर्म करने या भाप बनाने के लिए। तो गैस टरबाइन कोजनरेशन क्या है, इस प्रणाली में विद्युत उत्पादन के लिए गैस टरबाइन का उपयोग किया जाता है। गैस टरबाइन से निकलने वाली गर्म निकास गैसों को प्राप्त करके विभिन्न ताप उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, वो कहलाता है गैस टरबाइन कोजनरेशन। तीसरा है आपका संयुक्त साइकिल कोजनरेशन यानी कंबाइंड साइकिल कोजनरेशन। नाम से पता चल रहा है कि इसमें भाप टरबाइन और यानी स्टीम टरबाइन और गैस टरबाइन दोनों को साथ साथ में प्रयोग किया जाता है, यानी संयुक्त रूप से उपयोग किया जाता है। तो संयुक्त चक्र कोजनरेशन सिस्टम गैस टरबाइन तथा स्टीम टरबाइन के उपयोग को जोड़ती है, दोनों को कंबाइन किया जाता है, नाम से संयुक्त साइकिल कोजनरेशन। यह प्रणाली विद्युत का उत्पादन करने के लिए गैस टरबाइन का उपयोग करती है, तो गैस टरबाइन के द्वारा विद्युत उत्पादन होता है और गैस टरबाइन से निकलने वाली गैसों का उपयोग हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर, स्टीम जनरेटर मतलब बॉयलर को एक तरीके से कह रहे हैं कि जो हीट रिकवरी से चलता है और भाप बनाता है, इससे HRSG जो शॉर्ट में कह रहे हैं हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर, उसमें भाप उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ये जो गैस टरबाइन से निकलने वाली गैसें होती हैं, तो भाप बना लेते हैं, तो उससे भाप टरबाइन चला लेते हैं, उससे अतिरिक्त बिजली बना लेते हैं। तो भाप का उपयोग तब भाप टरबाइन चलाने के लिए किया जाता है जिससे अतिरिक्त बिजली पैदा होती है। वेरी गुड। और चौथा है बच्चों इंजन कोजनरेशन। इसमें नाम से ही पता चल इंजन कोजनरेशन में क्या होगा, इंजन को आधारित कोजनरेशन सिस्टम विद्युत उत्पादन के लिए आंतरिक दहन इंजनों, जिसे हम इंटरनल कंबशन इंजन कहते हैं, इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि रिसिप्रोकेटिंग इंजन, जैसे प्रत्यागामी इंजन हो गया, गैस इंजन हो गया इत्यादि। और इंजन की कूलिंग सिस्टम या निकास गैसों से निकलने वाली अपशिष्ट ऊष्मा को पुनः प्राप्त किया जाता है तथा हीटिंग और उद्देश्यों या अन्य थर्मल अनुप्रयोगों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, उसको कहते हैं इंजन कोजनरेशन। अब इसमें जो भी ये कोजनरेशन होता है उसमें दो तरीके की साइकिल की बार बार आती है बात। एक होता है टॉपिंग साइकिल और दूसरा होता है बॉटमिंग साइकिल। इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। टॉपिंग साइकिल ऐसा साइकिल या चक्र होता है जिसमें मुख्य फोकस विद्युत उत्पादन का होता है और विद्युत उत्पादन के पश्चात जो भी उस दौरान जो भी वेस्ट ऊष्मा निकलती है या अपशिष्ट ऊष्मा निकलती है उसका प्रयोग अन्य कार्यों जैसे पानी गर्म करने या अन्य कार्यों के लिए किया जाता है, तो वो कहलाता है टॉपिंग साइकिल, मतलब टॉप का साइकिल।
तो इसमें ऐसा चक्र जिसमें प्रमुख फोकस विद्युत उत्पादन में होता है तथा निकलने वाली अपशिष्ट ऊष्मा का प्रयोग अन्य कार्यों जैसे पानी गर्म करने इत्यादि में किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं तो उनमें विद्युत उत्पादन किया जा रहा है और कोयला जला करके, और लेकिन उसके साथ साथ में जो वेस्ट हीट निकल रही है उससे हम उसका अन्य तापीय अनुप्रयोगों में उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो वो टॉपिंग साइकिल कहलाएगा। बॉटमिंग साइकिल क्या होता है, जिसमें मुख्य उद्देश्य हमारा भाप बनाना या ऊष्मा उत्पन्न करना होता है, लेकिन साथ में जो अपशिष्ट ऊष्मा या बेकार ऊष्मा निकल रही है उससे हम विद्युत उत्पादन कर लें तो वो बॉटमिंग साइकिल कहलाएगा। तो बॉटमिंग साइकिल क्या होता है, ऐसा चक्र या साइकिल जिसमें प्रमुख फोकस भाप बनाने या ऊष्मा उत्पादन में होता है, जिसका कार्य होता है कि हमें भाप उत्पादन करना है, हमें बिजली उत्पादन नहीं करना है, या फिर ऊष्मा उत्पन्न करनी है गर्म करने के लिए बिल्डिंग्स को, या पानी गर्म करने के लिए, या किसी भी इस तरीके के अन्य अनुप्रयोगों के लिए। लेकिन उससे जो निकलने वाली अपशिष्ट ऊष्मा है उसका प्रयोग हम विद्युत उत्पादन के लिए साइड में करें तो उसको कहलाएगा बॉटमिंग साइकिल। तो टॉपिंग साइकिल में क्या होता है, मेन उद्देश्य विद्युत उत्पादन करना, लेकिन साथ में जो अपशिष्ट ऊष्मा निकल रही है उसका प्रयोग अन्य तापीय उपयोगिताओं में किया जाता है। बॉटमिंग साइकिल क्या होता है, इसका प्रमुख फोकस किस पे रहता है, ऊष्मा उत्पन्न करने में या भाप उत्पन्न करने में, और जो साथ में जो अपशिष्ट ऊष्मा का प्रयोग करके हम विद्युत उत्पादन साइड में करते हैं तो वो कहलाता है फिर बॉटमिंग साइकिल। तो आपने देखा कि कितना छोटा चैप्टर था, 2 प्रश्नों में पूरा सिलेबस कवर हो गया, 2 ही कॉन्सेप्ट है इसमें, आपने समझ लिए। बहुत समझने के लिए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। आपने नोट्स भी बना लिए होंगे, नहीं बना पाए हो तो पॉज करके वीडियो नोट्स बना लीजिए, यही नोट्स आपके काम आने वाले हैं। तो इतना काफ़ी है, फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। शुभकामनाओं सहित आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।